नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटी नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 38 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो पिछली कक्षा में हमने अपने सर्वनाम के ऊपर जो चर्चा शुरू की थी उसको आगे बढ़ाया था। सर्वनाम के जो 6 भेद थे उसमें हमने कल निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वही है कि इससे निश्चितता का बोध होगा कि जो भी चीज़ है वो निश्चित है। जैसे हमने देखा था कि निश्चय, हाँ, जैसे यहीं वहीं ये करके जो शब्द आते हैं ना, ये निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक भी हमने कल देखा था। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब ये हमें नहीं पता है कि किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप फिक्स राय रखते हो, आपको अच्छे से पता है, वैसा ना होगा कुछ अनिश्चित सा। जैसे कुछ, कहीं, कोई, जैसे कोई आया है, कुछ खो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं कुछ कहीं वाले या कभी, तो ये सब शब्द आ जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद हमने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में देखा था कि जनरली दो वाक्यों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, संबंध बताते हैं दो सर्वनामों के बीच में। तो ये हो गया अपना संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमने एक आप शब्द के बारे में समझा था कि आप जो होता है हम तो वैसे जानते हैं कि आप मध्यम पुरुष है। इसके बाद हमने देखा था कि इसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। इसके अलावा अन्य पुरुष के रूप में भी आपका प्रयोग किया जाता है। वो हमने देखा था कि आदर दिखाने के लिए आपका प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद हमने अपने विशेषण के ऊपर चर्चा शुरू की थी। विशेषण की परिभाषा देखा था हमने कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला कोई भी शब्द विशेषण कहलाता है। तो विशेषण के भेद अलग अलग उदाहरण में अलग अलग दिए हैं और सुदेवानंद प्रसाद के अनुसार 3 भेद बताए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सबसे ज़्यादा है, जो भी व्यक्ति वस्तु उनके गुण बताने वाले जो भी जितने शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण, किसी व्यक्ति या वस्तु का संख्या या परिमाण का पता चले वो संख्यावाचक विशेषण है। उसमें हमने देखा था कि 3 भेद हो जाते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो आज इनके बारे में देखते हैं, फिर जो आगे एक सार्वनामिक विशेषण है उसको देखेंगे, फिर हमारी विशेषण के ऊपर चर्चा जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निश्चित संख्यावाचक मतलब संख्या निश्चित पता चल जाए, जैसे कि जैसे 5 कलमे, ठीक है, 2 गायें, 3 लड़कियां, तो यहाँ जो ये सब शब्द दिख रहे हो ना, 2, 5, 3, ये सब क्या है कि संख्या है और वो भी निश्चित संख्या है। तो ये भी इस शब्द की विशेषता बता रहे हैं कि कितनी गाय, कितनी कलमे, कितनी लड़कियां, कितने लड़के, तो ये सब आ जाते हैं निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध। ठीक है। जैसे कुछ लड़के सॉरी, कुछ लड़के, सब लोग, ठीक है, थोड़े अनार, तो ये सब जो शब्द आ रहा है ना, कुछ, सब, थोड़े, ये सब क्या है कि इनसे आपको संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि कितने लड़के, कितने लोग थे, कितने अनार थे। तो ये हो गया अनिश्चित संख्या। परिमाण बोधक में माप या तौल का बोध होगा। ठीक है। या तौल का बोध।
जैसे 1 किलो चावल, 1 सेर आटा, ठीक है। तो इस तरह से नापने तोलने वाले जो गिनने वाला नहीं आएंगे वो हो जाएंगे परिमाण बोधक में। अब कुछ विद्वान इसका विभाजन इस तरह से भी करते हैं ना कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण ये दोनों अलग अलग मानते हैं। फिर संख्यावाचक में कर देते हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और ऐसे ही परिमाण बोधक में निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो वो भी विभाजन सही है, वो भी गलत नहीं है कि संख्यावाचक में निश्चित जैसे आपने कर दिया ना 5 कल में 2 गाय 3 लड़कियां, अनिश्चित में कर दिया कुछ सब थोड़े। तो परिमाण बोधक में ऐसे ही हो जाएगा 2 किलो आटा 3 किलो चावल, ठीक है ऐसे। और अनिश्चित परिमाण बोधक होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़े चावल थोड़े आटा, ठीक है, थोड़ा पानी। तो ऐसे ये भी विभाजन सही है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का विशेषण हम शब्द के पहले जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होते हैं कि ये शब्द की विशेषता ही बता रहा है कि आटा है तो कितना है, चावल है तो कितना है, तो इस तरह से। तो ये अपना हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब अंतिम हमारा जो है विशेषण का एक भेद सार्वनामिक विशेषण। तीसरा भेद है सार्वनामिक विशेषण। देखो सर्वनाम वर्ड आ रहा है तो वही है, यहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाएगा। सर्वनाम होगा लेकिन वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। और जो मैंने कल चर्चा मैंने की थी ना निश्चयवाचक सर्वनाम, जो हम लोग पढ़ रहे थे ये अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने देखा था ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा सर्वनाम और विशेषण में, तो वो चीज़ें फिर से यहाँ पे और अब क्लियर हो जाएंगे आपको। सर्वनाम विशेषण यानी जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आता है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो हमारे सर्वनाम जो होते हैं 6 तरह के होते हैं, ठीक है, हमने देखा था। तो उन 6 में पुरुषवाचक और निजवाचक इन दोनों को छोड़ के बाकी चारों सर्वनाम जो है वो संज्ञा के ठीक पहले आ सकते हैं और वहाँ वो सर्वनाम न रह के सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे देखो तो इसमें भी 4 तरह के हो जाएंगे ना। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम छोड़ दो और निजवाचक छोड़ दो, फिर आ जाओ निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे आप कहोगे यही पुस्तक, ठीक है, वही लड़का, आप कहोगे कि वही लड़का खड़ा है, मतलब जिस लड़के के बारे में कहीं बात हो रही हो तो आप कहोगे वही लड़का, मतलब एक निश्चित लड़का, वही लड़का खड़ा है। तो यहाँ जो यही है या वही ये सब आ रहे हैं ना, सब ये सर्वनाम नहीं है बल्कि यहाँ पे ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इनके ठीक बाद संज्ञा आ जा रही है। और अगर ठीक बात संज्ञा नहीं आ रही हो तब वहाँ पे सर्वनाम होंगे। जैसे यह वही है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि यह राम है, राम के बारे में आपने किसी से बात की और फिर कहीं वो दिख गया तो आप बोलोगे कि यह वही है,
तो वहाँ वो सर्वनाम है कि राम की जगह प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन अब 3-4 राम की बात हो रही है बारे में और आप कहोगे यह वही राम है, मतलब किसी खास राम के बारे में, तो वहाँ जो वही आया ना वो क्या होगा, वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसके ठीक बाद एक संज्ञा आ जा रही है। तो अगर ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो वो शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम न रह के सर्वनामिक विशेषण। अब ऐसे ही दूसरा और इधर से ले लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। जैसे कोई लड़का, ठीक है, कुछ फल, तो ऐसे जब शब्द आएंगे ना तो यहाँ कोई और कुछ सर्वनाम ना होकर विशेषण हो गए, क्योंकि इसके ठीक बाद संज्ञा आ रहा है। अब जैसे कोई आया है तो वहाँ कोई सर्वनाम है, ठीक है, क्योंकि कोई की जगह राम रख के देख लो, राम आया है, ठीक है, तो राम की जगह कोई शब्द आ गया तो वहाँ वो सर्वनाम है। लेकिन कोई लड़का आया है तो अब इस लड़के की विशेषता बता रहा है शब्द कोई, तो यहाँ कोई सर्वनाम ना होकर विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ इसके ठीक बाद क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी सर्वनाम और विशेषण में, अगर भेद करने में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर जस्ट बात कोई संज्ञा है तो वहाँ वो विशेषण के रूप में। फल, कुछ दे दो, कुछ दे दो में चलेगा कि ये कुछ क्या है, सर्वनाम है। लेकिन कुछ फल दे दो तो यहाँ कुछ सर्वनाम ना हो गया, क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो वही सेम बात कि अगर ऐसे रहे कौन सा लड़का, ठीक है, ये कौन सी जगह, तो इस तरह से कौन सा, कौन सी, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इनके जस्ट बाद संज्ञा आ जा रही है, ठीक है। जैसे अगला देखो, संबंधवाचक। जो लड़का पढ़ेगा वहीं उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ जो है ये तो यहाँ जो सर्वनाम ना होके विशेषण है, क्योंकि लड़का के ठीक पहले आया है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सर्वनामिक विशेषण।
अब ये विशेषण में कुछ एक टर्म और है जिसको हम देख लेते हैं। ये तो भेद हो गई, कुछ बातें और विशेषण के बारे में। एक शब्द कभी कभी देखने को मिलता है प्रविशेषण। तो हिंदी में क्या होता है ना, कुछ विशेषण ऐसे भी हैं कि उनकी भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो वो जो विशेषण की विशेषता बताएं वो प्रविशेषण कहते हैं। हालांकि जब हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे ना, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा यही है कि वैसे शब्द जो क्रिया विशेषण और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो सब क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तो वही आप याद रखना। लेकिन कभी अगर ये वर्ड आ जाए ना कि प्रविशेषण क्या है, तो आप कंफ्यूज ना हो, बस इसके लिए ये जानना जरूरी है। तो कुछ विशेषण की विशेषता बताने वाले भी शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहोगे राम, या मैं जान की जगह छोड़ रहा हूँ आपको बताने के लिए, राम तेज विद्यार्थी है, ठीक है। या राम तेज है, ठीक है, मान के चलो विद्यार्थी में या दौड़ने में जो भी है राम तेज है। तो राम की विशेषता आपने यहाँ बता दी कि राम तेज है, ये विशेषण हो गया किसका, राम का। अब इसके आगे अगर आप सब बता दोगे कि राम बहुत तेज है, तो ये तेज की विशेषता बता रहा है कितना तेज, तो बहुत तेज, तो यही हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। जैसे आपने लिखा क्षत्रिय साहसी होते हैं, ठीक है, क्षत्रिय साहसी होते हैं। अब साहसी के आगे आपने एक वर्ड जोड़ दिया बड़े, कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। तो साहसी तो एक विशेषण था ही, अब इसकी विशेषता बता रहा है ये शब्द बड़े, तो ये क्या हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो अगर कोई भी ये वर्ड आता है प्रविशेषण, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, बस इसी के लिए मैंने बता दिया कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं। बाकी क्रिया विशेषण की परिभाषा में भी सेम चीज मिलेगी, और आप विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण ही मान के चलो, ठीक है। जो क्रिया की विशेषण की और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताए ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, वो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये वर्ड अगर कभी आया तो आप ये ना हो कि हमने कभी सुना ही नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये बता दिया, ठीक है। अगला एक टॉपिक आता है विशेष्य विशेषण, जिसे कि हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उद्देश्य
विशेषण और विधेय विशेषण। ये क्या है? तो देखो, आप देखिए कि विशेषण का हम दो तरह का, अभी तक भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, दो तरह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि राम राम तेज है, ठीक है, एक तो हमने ऐसे कहा, और एक आप कहोगे कि राम तेज लड़का है, ठीक है। तो लड़का का पहले एक तेज आया और एक तेज आया जिसके जस्ट बाद क्या आ गई? क्रिया आ गई। तो जब ऐसा हो ना कि संज्ञा के तुरंत पहले विशेषण हो, ठीक है, जैसे काला कुत्ता, तो कुत्ता के जस्ट पहले क्या आ गया शब्द? काला, और यह कुत्ता काला है, तो वो क्या हुआ? कुत्ता और है के बीच में, ठीक है। तो ऐसे अगर शब्द आए ना कि जहाँ विशेष विशेषण के जस्ट पहले आ जाए, तो उसको कहेंगे आप उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। और जब विशेषण के बाद विशेष के बाद विशेषण है, ठीक है, यानी कर्ता के बाद जब विशेषण है, तो उसको हम कहेंगे विधेय विशेषण, ठीक है। बाकी देखो ये सब उद्देश्य और विधेय ऐसे एक बार ब्रीफ में जान लो, आपने जैसे पढ़ा भी होगा। जैसे राम खेलता है, इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं। राम आम खाता है, ठीक है। तो इतना आप जानते हो कि राम क्या होता है? करने वाला, कर्ता होता है। आम होता है क्या? कर्म होता है, ठीक है। ये अपना हो गया क्रिया। तो इसका साइन क्या होता है? या तो नी लगा होगा कर्ता में, नहीं तो कुछ नहीं लगा होता है। और इसमें या तो को लगा होगा, राम आम को खाता है, नहीं तो कभी कभी को साइलेंट भी होता है। ये जीरो मतलब लिख रहा हूँ मैं साइलेंट, ठीक है। तो ये जो कर्ता होता है ना, इसको हम बोलते हैं उद्देश्य, और ये अपना बाकी पार्ट क्या होता है? विधेय, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ना विशेष विशेषण, उद्देश्य विशेषण। यानी कि विशेषण में क्या होगा कि विशेष से जो होगा वो पहले, विशेषण जो होगा पहले ही आ जाएगा, यानी कर्ता की तरफ प्रयोग होने लगेगा। जैसे काला कुत्ता, ठीक है, तो वो विशेषण जो है कर्ता के साथ जब आने लगे ना, यानी उद्देश्य के साथ आने लगे, तो उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और अगर कर्ता के बाद है, ठीक है, यानी क्रिया के साथ आ रहा है, क्रिया के बगल में जस्ट आ रहा है, तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। तो इसको देख लेते हैं। उद्देश्य विशेष विशेषण क्या हो गया? जब विशेषण विशेष्य के पहले आता है, ठीक है। और यहाँ पे जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है, यानी भी ऐसे भी कह सकते हो कि विशेषण विशेष्य और क्रिया के मध्य तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है। जैसे देख लो, आपने लिख दिया काला कुत्ता, ठीक है, और यहाँ एक लिख दिया कुत्ता काला है,
तो बात वही है, लेकिन कहने का तरीका अगर अलग अलग हो जाए तो इस आधार पे आप विशेष विशेषण और विधेय विशेषण को अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे राम चालाक है। ठीक है, तो राम चालाक है में चालाक जो शब्द हुआ राम की विशेषता बता रहा है, लेकिन वो राम और है के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे चालाक क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। और चालाक राम, कोई भी शब्द मान लो कि चालाक राम को बुलाओ, ठीक है, जो भी, तो यहाँ राम के जस्ट पहले चालाक आ रहा है, तो यहाँ चालाक क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो ये अपना हो गया उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। चलिए, अब एक टॉपिक और है विशेषण में, तुलनात्मक विशेषण, उसको देख लेते हैं, फिर हम क्रिया के ऊपर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश में आप देखे होगे ना, पढ़े हुए कभी बचपन में, डिग्री होती थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट ऐसे होता था ना। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कुछ में तो मोर मोस्ट लगा के बना लेते थे और कुछ में अलग अलग वर्ड होते थे, गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट ऐसे करके होता था ना अंग्रेजी में। डिग्री होती थी वो, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वो भी क्या है कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ही है, वो एडजेक्टिव की डिग्री है कि कहीं तुलना, अगर कोई एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हो तब तो ठीक है, उसके बारे में कुछ बोल दिया आपने, लेकिन दो लोगों के बीच में अगर तुलना करके विशेषता बता रहे हो तो वहाँ कुछ शब्द अलग होगा, और बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ तुलना करके बता रहे हो तो वहाँ पे कुछ शब्द अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में इसके लिए कुछ अलग से शब्द नहीं होता, से बड़ा, ठीक है, या सबसे बड़ा ऐसे कर सकते हो। जैसे बड़ा शब्द है कि यह पेड़ बड़ा है, ठीक है, अब दो पेड़ हो गए तो बोला कि इन दोनों में से ये पेड़, यह पेड़ उस पेड़ से बड़ा है, ऐसे कर सकते हो। और 5-6 पेड़ में कोई सबसे बड़ा पेड़ है तो आपका कहोगे कि यह सबसे बड़ा पेड़। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि उसके लिए बहुत सा कोई अलग सा वर्ड नहीं है। संस्कृत में तर तम ऐसे ही वर्ड यूज किया जाता है, जैसे लघु है तो लघुतर लघुतम, प्रिय है तो प्रियतर प्रियतम। ठीक है, तो यही है। तो इसके लिए क्या शब्द आता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और सबसे उत्तम उत्तमावस्था। ठीक है, तो उत्तरावस्था में क्या होता था, मूल अवस्था तो कोई मूल एडजेक्टिव हो जाएगा, कोई मूल सर्वनाम। उत्तरावस्था में दो में से अगर तुलना करनी हो तो, और उत्तमावस्था बहुतों में से। बहुतों में से अगर तुलना करनी हो तो ये उत्तम अवस्था होता है। ये संस्कृत में कैसे होता था, प्रिय तो ये जाएगा प्रियतर, ठीक है, और सबसे प्रिय तो प्रियतम। ऐसे ही लघु, लघुतर और लघुतम। तो ये संस्कृत का जो है ना, हिंदी क्या है कि संस्कृत को तो फॉलो करती ही है, तो कविताओं वगैरह में आपको ये सब शब्द मिलेंगे। और जहाँ तत्सम शब्दावली से लिखे गए अगर कविताएं हैं, कुछ गद्य भी हैं, तो वहाँ आपको ये सब शब्द मिल जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान हिंदी में ऐसा नहीं है कि हम तर और तम लगा के, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसे बना सकते हो, लेकिन ये अभी आजकल हिंदी में बहुत ज़्यादा अनुसरण नहीं किया है। हम से बड़ा,
से ऐसे करके और सबसे ये करके हम बना लेते हैं। जैसे अभी आप देख लो प्रिय कहीं है, तो मान लो राम मुझे प्रिय है, ऐसे लिखोगे हिंदी में, हिंदी में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर राम और श्याम में बात की जाए, राम और श्याम दो हो गए, तो आप कहोगे कि श्याम से ज्यादा मुझे राम प्रिय है। ठीक है। और पूरी कक्षा की बात हो रही है, पूरी कक्षा में, तब क्या होगा कि मुझे राम सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इस तरह से हिंदी में यही चलता है, हम से ज्यादा और सबसे ज्यादा ऐसे करके बना लेते हैं अपना उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये तुलनात्मक विशेषण की तुलना करना, अगर कोई एक है तब तो तुलना ही नहीं है, दो हैं तो दो लोग के बीच तुलना, और बहुतों के बीच तुलना, तो वहाँ पे उत्तमावस्था कही जाएगी। ठीक है, तो चलिए विशेषण में यहीं तक था। विशेषण में जो भी टॉपिक्स थे हमने देख लिए हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे क्रिया के ऊपर, तो वो चर्चा कल से शुरू करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, जो भी हिंदी से जुड़े हैं उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम उनका सुझाव ले सकें। और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हम लाइव कक्षा भी कर पाएंगे, ताकि हम आपका लाइव रिस्पॉन्स ले पाएँ। चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।